तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में जो आपसे पूछा जा सकता है आपके इंटरव्यू में। तो मैं एक एक सवाल यहाँ पे पढ़ के आपको उसका एक्सप्लेनेशन देता जाऊंगा और बताता जाऊंगा। बेटर होगा आप कॉपी लेके बैठ जाओ और जितने मैं इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन बनाता हूँ ना उसको स्टॉक बनाते जाओ, क्योंकि स्टॉक बनते बनते इतना स्टॉक बन जाएगा कि अगर इंटरव्यूअर कहीं से पूछेगा तो कहां से पूछेगा। मैं ऑलरेडी इंटरव्यू पे नहीं भी तो 100+ वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें आप उसको सारा अगर अपने कॉपी में लिख लोगे ना तो बहुत सारा बंच ऑफ स्टॉक आपके पास बन जाता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस के। तो वो सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देख लीजिए, फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक प्लेलिस्ट का लिंक है इंटरव्यू नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो देखिए। उस प्लेलिस्ट को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है, तो उसको जरूर देख लेना। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे है मेरा, स्टैंडर्ड साइज ऑफ प्लाईवुड। साइड पे हम लोग काम करते हैं प्लाई से, तो प्लाई का जो वो बोर्ड आता है उसका स्टैंडर्ड साइज हमारे इंडिया में क्या होता है। तो ये बहुत बड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कैजुअली। तो हमेशा ये याद रखना, ये 4 फीट बाई 8 फीट का होता है। ठीक है, देखिए मैं स्केच बना के दिखाता हूं। बहुत जगह ये मिलीमीटर में आपसे पूछ दिया जाता है कि भैया मिलीमीटर में बताओ। ठीक है, ये हो गया आपका 4 फीट, ये हो गया आपका 8 फीट, ये स्टैंडर्ड है। मैं सिर्फ साइज बता रहा हूं, थिकनेस नहीं। थिकनेस तो आपका 6 mm भी आएगा, 12 में आएगा, समझ में आ गया ना। अलग अलग थिकनेस तो मिल ही सकता है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड साइज है वो क्या होता है, 4 फीट बाई 8 फीट। अगर कोई मिलीमीटर में ऐसा पूछेगा ना तो बोलना 1220 मिलीमीटर बाई 2440 मिलीमीटर। ठीक है, ये 4 फीट आपका हो गया 1220 मिलीमीटर और 8 फीट हो गया आपका 2440 मिलीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, स्टैंडर्ड साइज ऑफ प्लाईवुड क्या होता है, 4 फीट बाई 8 फीट। मिलीमीटर पूछेगा तो ये बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा ब्रिक वर्क से रिलेटेड। ठीक है, जो ब्रिक हम लोग यूज करते हैं साइट पे, तो वो जनरली फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है, सेकंड क्लास भी हो सकता है, थर्ड क्लास भी हो सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास जो ब्रिक होता है ना उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, तब जाके वो जाएगा उस कैटेगरी में, फर्स्ट क्लास के कैटेगरी में। तो फर्स्ट क्लास के कैटेगरी में जाने के लिए उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ना वो मिनिमम आपका होना चाहिए 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वो 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इससे या उससे ज्यादा है तब जाके उसको हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक। समझ में आ गया। इंटरव्यू का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा ही सकता है ये चीज। ठीक है, तो चलिए ये भी क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिमम हाइट ऑफ पैरापेट वॉल। पहले तो आप समझ लीजिए कि पैरापेट वॉल क्या होता है। आप जब घर बनवाते हो या बनाते हो खुद, तो जब छत पे जाते हो ना, टेरेस पे, तो वहां पे देखते हो आपके छत के चारों तरफ एक बाउंड्री रहता है ताकि कोई गिर ना जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये खिड़की हो गया, पूरा ये खिड़की है, हाई राइज बिल्डिंग है मान लीजिए ना। ठीक है, कोई भी ऊपर में देखिएगा ये एक टाइप का ऐसे बना हुआ रहता है बाउंड्री, गार्ड वॉल। ठीक है, ये गार्ड वॉल एक बाउंड्री बना हुआ है, यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे हैं। तो ये जो बना हुआ है जिससे बच्चे लोग गिर ना जाए, इसी को कहा जाता है पैरापेट वॉल। एक टाइप का पार्टीशन वॉल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, पार्टीशन वॉल बोला जाता है। सेफ्टी वॉल भी बहुत जगह बोलते हैं, लेकिन यहां नहीं, इंडिया से बाहर इसको सेफ्टी वॉल भी बोलते हैं टेरेस पे। तो पार्टीशन वॉल हो गया या पैरापेट वॉल हो गया। इसका जो मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड है हमारे इंडिया में, पहले के वक्त में अगर देखोगे ना तो 3 फीट लिया जाता था। ठीक है, लेकिन 3 फीट कभी भी नहीं लेना चाहिए। मिनिमम आपका ये होना चाहिए 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर भी ये कैजुअल अगर रखना है तो ये मिनिमम रखना ही होगा। लेकिन बहुत जगह क्या करते हैं, इसको ना 1.1 मीटर से 1.2 मीटर तक भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इतना ये थोड़ा ज्यादा हाइट हो जाता है। ठीक है, 1 मीटर एक सफिशिएंट हाइट है पैरापेट वॉल के लिए किसी भी प्रोजेक्ट में। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे फंक्शन ऑफ कंक्रीट कवर ब्लॉक। बात सिर्फ कंक्रीट कवर ब्लॉक की नहीं है, अगर वो आपका पीवीसी भी होता है तो भी उसका फंक्शन क्या है, उसका भी जवाब यही होगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला, इट प्रिवेंट्स द स्टील फ्रॉम कोरोशन। ठीक है, लिख देता हूं, तो इट प्रिवेंट्स द स्टील फ्रॉम कोरोशन। तो कोरोशन से हमारा स्टील को बचाता है ये कवर ब्लॉक। कोरोशन मतलब जंग लगने से। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका कंक्रीट कवर ब्लॉक जो है, मान लीजिए ये आपका एक सेक्शन है। ठीक है, ये सेक्शन में आपका जो स्टील है वो मान लीजिए यहाँ पे एकदम प्रोवाइड किया हुआ है, इस तरीके से प्रोवाइड किया हुआ है ना कि कंक्रीट से प्रॉपर ये ढका नहीं है।
जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा ये जंग लगना इसमें चालू हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टील को अंदर घुसाते हैं और एक स्पेसिफाइड हम लोग यहाँ पे कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं जिससे इस स्टील में जंग ना लगे। तो इट प्रिवेंट्स द स्टील फ्रॉम कोरोजन, ठीक है, कोरोजन से बचाता है हम लोग को। उसके बाद नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स फायर रेजिस्टेंस, ठीक है, इट प्रोवाइड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी मान लीजिए किसी घर में आग लग गई है, आरसीसी का स्ट्रक्चर है उसमें आग लग गई है, तो आग किसको टच करेगी, आपके कंक्रीट के सरफेस को टच करेगी ना, उसको गर्म करेगी। और कवर ब्लॉक अगर आपका कम दिया हुआ रहेगा, प्रॉपर नहीं रहेगा, तो क्या होगा, कंक्रीट जल्दी गर्म होगा और उस कंक्रीट के गर्म होने की वजह से क्या होगा कि आपके स्टील तक वो हीट पहुंचेगा। उसके बाद हीट से क्या होता है कि हमारा लोहा क्या होता है, बेंड होना चालू हो जाता है, वो अपना प्रॉपर्टी खो देता है, इसका स्ट्रेंथ एकदम चला जाता है। तो जैसे ही वो ढीला ढाला पड़ा कि आपका स्ट्रक्चर फेल हो सकता है, ठीक है। ये कोई मैं टेक्निकल टर्म में बात नहीं कर रहा हूं आप लोगों से, एकदम आसान भाषा में बात कर रहा हूं। लोहा को देखते हो ना, कभी भी मोड़ना पड़ता है तो क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं उसको। तो उसी तरीके से अगर प्रॉपर आप कवर ब्लॉक प्रोवाइड नहीं करोगे तो क्या होगा कि हीट आपके स्टील तक चला जाएगा और आपका जो स्टील है ना वो बेंडेबल पोर्शन में आ जाएगा, वो बेंड हो सकता है तब आसानी से। और जैसे ही बेंड होने का क्राइटेरिया वहां पे फॉर्म होता है, ऊपर से जो लोड एक्ट कर रहा है वो जैसे ही ज्यादा हुआ पटाख से क्या होगा, वो फेल कर जाएगा। समझ में आ गया। तो इट प्रोवाइड्स फायर रेजिस्टेंस। उसके बाद और एक चीज है जो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं लेकिन आपको बता दे रहा हूं कि ये आपको इफेक्टिव डेप्थ को मेंटेन करने में भी बहुत हद तक मदद करता है। देखिए कैसे, मान लीजिए ये बीम है, ठीक है, तो ये बीम है आपका, यहाँ पे आपका ये स्टील प्रोवाइड किया हुआ है, तो हमें नीचे यहाँ पे कवर ब्लॉक डाले हुए हैं, ठीक है, ये कवर ब्लॉक डाले हुए हैं। इफेक्टिव डेप्थ क्या होगा, ये जो स्टील है ना इसके सेंटर से ये वाला हाइट, ये आपका इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है। तो ये इफेक्टिव डेप्थ हम लोग जो डिजाइन करते वक्त जो हम लोग लगते हैं ना, वो इस कवर ब्लॉक के अकॉर्डिंग ही रखते हैं कि हाँ बीम में मेरा इतना का कवर ब्लॉक डालने वाला है, ये इफेक्टिव डेप्थ वहां पे हमको प्रोवाइड करना होगा। समझ में आ गया, ये इफेक्टिव डेप्थ हमको वहां पे मेंटेन करना होगा। तो हमको कवर ब्लॉक जो होता है वो हमारा इफेक्टिव डेप्थ को मेंटेन करने में भी मदद करता है। ये भी एक हमारा फंक्शन है कवर ब्लॉक का, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है सूत से लेके। हम लोग जब टेप से मेजरमेंट करते हैं तो उसमें सूत बोल के भी एक यूनिट होता है जो लिखा हुआ तो नहीं रहता है, तो हम लोग को पता नहीं चलता कि सूत कितना है। बहुत बार देखोगे हम लोग जो पुराने जमाने के आदमी थे या बहुत जगह साइड पे भी पूछा जाता है कि ये जो सरिया है कितना सूता का है, सूता भी बोलते हैं बहुत जगह, सूत भी बोलते हैं इसको। तो डिपेंड करता है कहां पे कैसा इसको यूज किया जाता है देसी लैंग्वेज में। तो सूत भी बोला जाता है, सूता भी बोला जाता है। तो बहुत जगह पूछोगे ना कि एक सूत में कितना मिलीमीटर होता है और कहां से आता है, कहां से आता है, ये इस पर मैं वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, टेंशन मत लेना। लेकिन कितना होता है ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो एक सूत में कितना मिलीमीटर होता है ना, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और मैंने ये चीज अपने इसमें ही बताया था, हाउ टू स्टडी मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप को कैसे स्टडी किया जाता है, एक एक यूनिट को लेके सारा चीज बहुत डिटेल में बताया था आप लोगों को। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाके उस वीडियो को भी देख लेना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पसंद किया गया है आप लोग के द्वारा, ठीक है, क्योंकि बहुत बारीकी से तोड़ तोड़ के मैं बताया हूं। अब देख लेते हैं एक सूत में कितना मिलीमीटर। तो एक सूत में होता है हमारा 3.175 मिलीमीटर, 3.175 मिलीमीटर, ठीक है। जनरली साइड पे हम लोग क्या करते हैं 3-3 mm करके पकड़ के ऐसे यूज कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जानना है तो हमारा होता है एक सूत में 3.175 मिलीमीटर। इसका डेरिवेशन भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, लिस्ट काउंट ऑफ डंपी लेवल। डंपी लेवल जिससे हम लोग लेवल मेजरमेंट करते हैं, किसी चीज का लेवल डालते हैं किसी के रेफरेंस में, तो यहाँ पे लिस्ट काउंट बोला है। लिस्ट काउंट मतलब मिनिमम जो मेरा डायमेंशन है वो कितना माप सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो डंपी लेवल है ना, ये डिपेंड करता है, एक्चुअल में हम लोग जब मापने के लिए एक स्केल यूज करते हैं, कोई भी चीज आप मापोगे तो एक स्केल यूज करोगे ना। हम लोग प्लेन स्केल हो गया या डायगोनल स्केल हो गया, किसी भी स्केल से मापते हैं हम लोग। तो जब डंपी लेवल हम लोग यूज कर रहे हैं तो डंपी लेवल तो हम लोग के आंख के सामने रहता है, लेकिन एक बंदा क्या करता है, स्टाफ लेके खड़ा रहता है वहां पे, स्टाफ लेके दूर पे खड़ा रहेगा, वो उसको अप डाउन करेगा। तो उस पे जो स्केल बना हुआ है, उस पे जो मिनिमम स्केल रहेगा वही डायमेंशन तो ये रीड कर पाएगा ना। तो जो बंदा वहां पे वो स्टाफ लेके खड़ा है, जो स्टाफ लेके हम लोग मेजरमेंट करते हैं डंपी लेवल से किसी भी चीज का लेवल, तो उस स्टाफ पे आप चेक कीजिएगा, उस पे मिनिमम जो लिस्ट काउंट होता है ना वो 5 mm का होता है। मतलब 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm। 5 के बाद 6 mm ऐसे नहीं माप पाओगे, 7 mm नहीं माप पाओगे, 8 mm नहीं माप पाओगे, 5 के बाद सीधा 10 ही माप पाओगे, ठीक है। लेकिन आपको आप आइडिया करके बोलोगे तो अलग बात है, लेकिन स्केल में नहीं रहता है। स्केल में 5 के बाद 10, 10 के बाद 15। तो एक्चुअल में डिपेंड करता है इसका जो स्टाफ है, जो स्टाफ लेके, मान लीजिए ये आपका टेलीस्कोप है,
ठीक है, और यहाँ पे एक बंदा स्टाफ लेके खड़ा हुआ है, तो इस पे जो आपका डायमेंशन मार्किंग है ना, उस पे डिपेंड करता है इसका लिस्ट काउंट। ठीक है, तो लिस्ट काउंट ऑफ डंपी लेवल कितना होता है, 5 mm होता है। ठीक है, 5 mm, कोई भी आपसे पूछेगा तो ये बता देना, 5 mm लिस्ट काउंट होता है हमारे डंपी लेवल का, क्योंकि हम लोग जो स्टाफ यूज कर रहे हैं उसी का लिस्ट काउंट है 5 mm। क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट जो हमारा है, मीनिंग ऑफ बकलिंग इन कॉलम। बकलिंग, बकल कर जाना, समझ में आना ना, बकलिंग मतलब समझ में आ रहा है कि बकल कर जाना। कोई भी चीज अगर ऐसे स्ट्रेट है, अब वो ऐसे बकल कर गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो बकल कर गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, हम लोग के स्कूल में जब टीचर कुछ डेफिनेशन पूछती थी ना कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, तो हम लोग बोलते थे मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस इन विच मेटाबॉलिक रेट टेक प्लेस, ऐसा करके हम लोग बोलते थे। तो मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन बोल रहे हैं, मेटाबॉलिक ही वर्ड यूज कर रहे हैं, तो कैसा डेफिनेशन हुआ भैया। ठीक है, तो वैसे ही मैं आपको अभी बता दिया, मैं बकलिंग का यूज कर रहा हूं और बकल बकल बोल रहा हूं, तो बकल का मतलब तो ऐसे डेफिनेशन नहीं चलेगा। ठीक है, बकलिंग का मतलब होता है अपना शेप चेंज करना। समझ में आ गया, अपना शेप चेंज करना। मान लीजिए ये एक कॉलम है, ये कॉलम है, ऊपर से आप इस पे लोड डालें, अब उस लोड के वजह से अगर ये कॉलम का टेंडेंसी चेंज होगा, ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, मतलब इसका अगर शेप चेंज होता है तो उसको हम लोग बकलिंग बोलेंगे। समझ में आ गया। अगर किसी भी चीज पर ऊपर से लोड डालते हो, अगर वो अपना शेप को चेंज कर देता है, मतलब वो बकल कर रहा है। क्लियर हो गया। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको बकलिंग का मतलब प्रॉपर पता होगा। कोई भी चीज पे लोड डालने की वजह से अगर वो अपना शेप चेंज करता है तो वो बकल हो रहा है, और इसी शेप चेंज करने की वजह से अगर आपको फेल होता है तो उसको बोलते हैं बकलिंग फेलियर इन कॉलम। क्लियर हो गया। तो मीनिंग ऑफ बकलिंग तो मैं आपको समझा दिया, समझ गए होगे आप। ठीक है, तो ये सब था मेरा आज का इंटरव्यू का क्वेश्चंस। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर डाल दीजिए, उस पर मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा आप लोगों के लिए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा वीडियो का लिंक डाला हुआ है, वो सब जाकर जरूर देख लेना। इंटरव्यू का प्लेलिस्ट तो छोड़ो मत, क्योंकि इतना सारा इंटरव्यू का क्वेश्चन का स्टॉक है ना, वहां पे आप खुद देखोगे तो समझ पाओगे, बहुत ज्यादा यूजफुल है आपके लिए अगर आप साइट पे काम करते हो तो। ठीक है, तो चलिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो आपको जस्ट एक काम करना है, इस वीडियो को एक सिविल इंजीनियर भाई के संग शेयर करना है या अपने जूनियर के साथ शेयर करना है, बस, और कुछ नहीं करना होगा। इतना ही कर दोगे तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फ्री क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।